नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वह किस ओर जा रहा है। साथ ही साथ जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात के बारे में। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल इजराइल और हमास से जुड़ा हुआ ही है। सर, इजराइल और हमास के युद्ध की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। सर, इसमें हम सब देख रहे हैं पूरी दुनिया इस त्रासदी, खास करके वहाँ जो आम लोगों की मौत हो रही है उससे चिंतित है। मानवीय सहायता बाधित हो रही है। कई देश सीज फायर की लगातार मांग कर रहे हैं, पर अमेरिका सिर्फ सहायता पहुंचाते वक्त ही इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो युद्ध है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, हमने इसके बारे में पहले बात किया था और दुनिया में सबको लगा था कि ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के बारे में इसकी भयावहता है कि कैसे ये युद्ध आया और किस तरह हमास ने अपने आप को तैयारी करके इतनी ज़्यादा तैयारी की, तो उस समय लग गया 2-3 दिन के बाद ही। और हमने अपने पिछले एपिसोड में भी ये डिस्कस किया था कि इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। युद्ध तो हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि अब चीज़ें आ रही है कि हमास ने कैसी तैयारी की। उस समय भी हमने एक बार बात किया था कि बाकी देश अगर आ जाएं इसमें, तो देश तो नहीं आए, लेकिन देखिए हिजबुल्लाह था, लेबनान से आ रहा है। लेबनान कह रहा है कि हम तो इजराइल से युद्ध नहीं करना चाहते। इजराइल ने भी कहा कि हम लेबनान से युद्ध नहीं करना चाहे। लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ तो हिजबुल्लाह ही कंट्रोल कर रहा है लेबनान को। तो अगर देखा जाए तो और कौन है? तो लेबनान, और लेबनान की हिजबुल्लाह की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 1 लाख से ऊपर एस्टिमेटेड इसके फाइटर्स हैं। इसके पास अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसके पास अपनी नेवी है, इसके पास मिसाइल्स हैं, इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं और टैंक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको इतना कम नहीं आंक सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जितने उन्नत किस्म के एडवांस्ड वेपन इजराइल के पास, इनके पास नहीं है। लेकिन लड़ाई तो ये भी लड़ेंगे। एक फ्रंट तो खुली जाएगा, और खुल गया एक तरह से देखा जाए, बिकॉज इजराइल को अपनी सेना वहाँ लगानी पड़ी। तो आप ये समझिए 1 लाख अगर उधर फाइटर हैं, जो इजराइल का एस्टिमेट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और होंगे। लेबनान अभी नहीं आया है, तो आप सोचिए उनके लिए अगर हम 1:3-4 भी लें तो 3-4 लाख तो, और अगर मान लीजिए हम कहते हैं 1 लाख नहीं 50,000 भी अगर आते हैं, तो 1:4-5 का भी स्ट्रेंथ लिया जाए तो 1.5-2 लाख तो उनके लिए चाहिए इजराइल को लगाना। टोटल इजराइल आर्मी जो है आज की तारीख में मोबिलाइजेशन करने के बाद 3 लाख प्लस है। 4 लाख कर सकते हैं, क्योंकि 1.7 लाख इनकी अपनी आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी, और 3.6 बोलते थे 3.6 लाख जो कि रिजर्विस्ट हैं, जिनको इन्होंने मोबिलाइज किया है। वो भी मोबिलाइज करने में 3 दिन लगे थे, तो 7 के बाद 10-11 तक जा करके पूरे मोबिलाइज हुए हैं। तो ये समझिए कि ये वहाँ कितने लगाएंगे। फिर आप देखिए इधर सीरिया की तरफ से भी हरकत शुरू हो गई है, और हमास इधर है ही है। वेस्ट बैंक अभी बाकी है, जो कि अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में भी काफ़ी हथियार अब दिखाई पड़ने लगे हैं। तो हथियार दिखाई तो ऐसे नहीं पड़ेंगे। तो अगर ये फ्रंट खुल गया तो समझिए 4 फ्रंट हो जाएंगे। आप उधर लेबनान की तरफ देख लीजिए, हिजबुल्लाह बोलिए, अगर हम लेबनान नहीं भी बोलते हैं, वहाँ हो गया। सीरिया की तरफ से हो गया। इधर हमास आपका गाजा में है, ऑलरेडी है। और यही नहीं है, हमास तो इनके अंदर भी जो घुस गए हैं वो भी पूरे अभी तक बाहर नहीं गए हैं। तो ये चौथा हो गया। चौथा इनके अंदर का फ्रंट हो गया, और 5वां अगर ये वेस्ट बैंक खुल गया। बिल्कुल। और पहचान हमास की ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ना कोई यूनिफॉर्म है ना कुछ है। वो तो मिले हुए हैं सबके साथ। तो ये लोग कह रहे हैं कि 3 फ्रंट 4, मैं कहता हूँ 5 फ्रंट हैं अगर देखा जाए। लेबनान, हिजबुल्लाह ले लीजिए, आप सीरिया ले लीजिए, आप गाजा ले लीजिए, आप वेस्ट बैंक ले लीजिए, 4, और 5वां जो इसके अंदर है। तो ऐसे करके 5 मुझे जो मेरा एस्टिमेट है। तो ये देखने से देखिए जो सवाल है कहाँ जा रहा है, ये अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। इजराइल को 5 मोर्चों पर चुनौती। बिल्कुल। और इतना ध्यान बटाना इतना आसान नहीं है। आप कितनी जगह, आपके पास हर एक के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, कितने लगाएंगे आप? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, इसको देख के ही मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी जल्दी अभी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और
आगे तक जाएगा। जहाँ तक बात आपने कहा इसकी पॉज की और ह्यूमैनिटेरियन की, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि ये मानवीय जो आम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार बनते हैं। और मैं सिर्फ इसकी गाजा की नहीं बात कर रहा हूँ, इजराइल में भी यही हुआ। पहली बार देखिए ये चीज़ हुई कि आप बंधक बना के ले गए। नॉर्मली ये होता नहीं है इस तरह की चीज़ें। फौज जो है, जो फौज की लड़ाई अगर है तो उनकी ट्रेनिंग में नहीं है बंधक बना के ले जाना। हाँ, POWs बनाते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और उनका एक्सचेंज होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें होना, जिस तरह नरसंहार हुआ हमास ने किया, वो भी कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। शुरुआत उधर से ही हुई, बिल्कुल वहीं से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल जो आपने अभी पहले भी जो किया कि ये इन्होंने बोला इजराइल ने कि हम हमास को खत्म करेंगे, बट कौन है हमास? बिल्कुल मुश्किल तो ये है। फिर हमास एक आइडियोलॉजी है, कोई फौज तो है नहीं। तो एक चीज़ वहाँ पर आकर के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुख तो है, क्योंकि फिलिस्तीनियंस भी आफ्टर जो सिविलियंस का इतना आज जो 7,000 के आसपास हम कह रहे हैं मरे हैं, उसमें से कोई ये नहीं बता रहा है कि हमास कितना है। तो मेन तो ये सिविलियंस है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज, औरतें हैं। हॉस्पिटल्स में देखिए क्या हाल हो रखा है, पानी नहीं है, एनर्जी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। इससे नुकसान तो सिर्फ इन्हीं का है, क्योंकि ये मान के चलिए कि हमास ने अगर तैयारी की है तो वो अपने राशन पानी की तैयारी करके बैठा हुआ है। वो ऐसे नहीं बैठा है कि हम, उसको पता था कि ये कट ऑफ होगा, उसको पता था कि ये मुश्किल आएगी, तो वो तो अपनी तैयारी किए हुए। और कल की आप न्यूज़ देखिए, इजराइल ने भी ये बोला है, जो इनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑलरेडी एक्टिव है, उसने बोला है कि उन्होंने पूरा इकट्ठा कर रखा है। वो तेल से लेके हर एक चीज़, जो ये फ्यूल कह रहे हैं, हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत फ्यूल लेकर के बैठा हुआ है हमास, जो नहीं दे रहा है, और उनको यही डर है कि ये चीज़ उधर जाएगी। तो ये जो मुश्किल है, ये सिविलियंस के ऊपर आ रही है, जो कि एक मानवीय त्रासदी है, जो नहीं होना चाहिए। और ये सभी ने माना है, ये अमेरिका ने भी माना है और बाकी सारे देशों ने। लेकिन डिवीज़न हो गया है इस मुद्दे पर भी, जो गलत है। आपने देखा परसों यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और रूस दोनों प्रस्ताव लाए थे, दोनों गिरे। उनका कहना था कि हम पॉज करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। बिल्कुल, बीच में रोकेंगे पॉज घंटे 2 घंटे, लेकिन हम सीज फायर नहीं करेंगे। कारण दोनों का डिवीजन हो गया। अभी जो यूरोपियन और कंट्रीज और अमेरिका, वो एक मुद्दे पर है, हमास का खात्मा करना है। कैसे करना अभी तक उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन रूस का स्टैंड क्या है? देखिए, रूस, चीन और ये जो आप गल्फ कंट्री लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट लीजिए, ये एक तरफ है। इनका कह रहा है कि भाई ये तो अब जो हो रहा है बहुत बड़ी हो रही है, खासकर पैलेस्टीनियंस के ऊपर, उनका ये कहना है। और ये उनका नहीं, अब तो बाइडेन का भी ये कहना था कि भाई 2 नेशंस थ्योरी ही इसका समाधान है। भारत तो बहुत पहले से कह रहा है कि भाई 2 नेशंस थ्योरी है, और हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों के लिए बोला है। हमास ने भी बहुत गलत किया, जो नहीं होना चाहिए, और इजराइल के साथ हैं इस चीज़ में। और उन्होंने भी कहा लेकिन इसका जो है 2 नेशंस थ्योरी ही इसका समाधान है। लेकिन अभी जो ये अमेरिका और इनके बीच की वो है सीज फायर में, इजराइल या अमेरिका का कहना है कि सीज फायर और ज़्यादा मौका देगा हमास को अपने आप को तैयार करने के लिए। उनको ये कहना है कि इसकी कैसे वो करेंगे कि निगरानी की जो सामान आ रहा है वो हमास के पास नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है इजराइल में। इजराइल ने पहले ये कहा था कि ठीक है, अमेरिका ने भी पहले किया था कि ये साइनाई, इजिप्ट खोल दे साइनाई एरिया, जिसमें कि ये सब जा सके जो पैलेस्टीनियंस हैं। इन्होंने ये भी कहा था इजराइल ने कि ये डेडलाइन दी थी, काफ़ी पहले की डेडलाइन थी उनकी, 19 तक की, ये सब खाली करके आप साउथ गाजा में चले जाइए। लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं, उनका एक डर है कि हम उधर जाएंगे। वहाँ भी इन्होंने जो अभी अगर बमबारी करनी शुरू कर दी, जहाँ पर हॉस्पिटल्स या स्कूल्स और एरिया जहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं, तो कह रहे हैं हम और मारे जाएंगे वहाँ। हमास ने इनको बोल रखा है कि आप छोड़ के मत जाओ। तो सिविलियंस की एक्चुअली देखा जाए तो हालत मतलब त्रासदी क्या उससे बढ़ के है, क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। और वो दोनों में फंस गए हैं, हमास के अंदर भी और इजराइल में। तो देखा जाए तो हमास भी उतना रिस्पॉन्सिबल है। या तो हमास को भी आगे आना चाहिए कि ठीक है हम रुक रहे हैं, हम सबको खाली कर रहे हैं। हमास ने बोल रखा है कि हम लड़ेंगे तो भाई
अपना इनको हटाओ, सिविलियंस को मत वो करो। एक और एंगल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि एक एंगल है बंधकों का भी। अब इन्होंने बोला है 222, इजराइल ने बोला है कि पहले कहते थे कि 199, अभी आ रहा है 222 जो इन्होंने इकट्ठा किया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें 33 इन्होंने बोला है हमास ने कि मारे गए हैं गोलाबारी में, और इसमें जो बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से तो वो मारे गए हैं। लेकिन फिर भी हैं ये, और इसमें हर एक के हैं, इसमें अमेरिकन हैं, इसमें यूके के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, और थाईलैंड और इधर के तो हैं ही हैं, उनकी गिनती कोई कर नहीं रहा है, तो वो भी हैं उसमें। तो उनको भी देखना है, अगर ये शुरू हो गया तो फिर उनकी भी जान जाएगी, और ये हुआ तो फिर अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जनता उनको नहीं छोड़ेगी। फिर आप सहायता किस चीज़ की दे रहे हो अगर हमारे लोगों को मारना है तो एक ये भी एंगल है उसमें। दूसरा, 500 से ज़्यादा अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स उस इलाके में थे, 600 के तकरीबन, कुछ ही अभी वापस गए हैं, सारे वापस भी नहीं गए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि जो अभी ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहा है वो एक ये वजह है। दूसरा, पॉज का वो है अमेरिका का कि हाँ कुछ रसद और जो ज़रूरी चीज़ें हैं हॉस्पिटल्स को चालू रखने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जाए, मॉनिटरिंग हो, और उन्हीं एजेंसीज के वहीं जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि लंबा करेंगे तो ये पता नहीं लगेगा। लंबा जो है बाकी देश चाहते हैं, ईरान से भी लेकर के वो कि ईरान तो चाहेगा, जो कहा जाए तो ओपन है कि ईरान ने कितना सपोर्ट दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल अभी ये पॉज की और ये जो सीज फायर वाली चीज़ है जो चल रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ तो हमास तो अपना सब कुछ रखे हुए है, इजराइल अपना करेगा, लेकिन मुश्किल में सिविलियंस आएंगे दोनों तरफ। बिल्कुल, आम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान बिल्कुल। अभी देखिए एक हो क्या रहा है मौका, हमास भी तो फिर फायरिंग कर रहा है अभी भी इजराइल के ऊपर, बिल्कुल, और वहाँ सिविलियंस ही मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है जो एक त्रासदी है, और इसका समाधान अगर यूएन में 2 बार होकर के नहीं हो पाया तो मैं ये कहूँगा कि यूएन भी फेल हो रहा है यहाँ पर, और ये जो बाकी देश हैं वो भी जो है फेल हो रहे हैं इस मामले में। और एक मानवता वाली जो चीज़ है उसको कैसे करना है वो भी जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हमास के पास ज़्यादा चीज़ें जाए कि और ज़्यादा मजबूत हो, वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है ये इसका समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है आज की डेट। लेकिन सर एक चीज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ कॉमन दिखाई देता है, जो रूस और यूक्रेन का जंग हुआ था या यहाँ हो रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम वहाँ पे रूस के खिलाफ था तो यूक्रेन के साथ खड़ा था, यहाँ पे इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन वो डायरेक्ट जो मदद होनी चाहिए वो करने की कोशिश नहीं करता है। वो पर्दे के पीछे रह के वो बयानों से करने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्ट जो इंटरफेयर होता है वो करने की कोशिश नहीं करता है। इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए वहाँ की चीज़ थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वहाँ तो नाटो की वजह से अमेरिका को आना पड़ा। हाँ। अगर मैं एक कहूँ कि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट तो है नहीं यूक्रेन में, नाटो की वजह से आना पड़ा। बिल्कुल। और वहां पर और दूसरी चीज अमेरिकन इंडस्ट्री देखिए, आज की आप कहीं भी न्यूज पढ़ी, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहा था, जितनी भी अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री है, वॉर मैन्युफैक्चरिंग, सभी के जो प्रॉफिट्स हैं वो मल्टीफोल्ड हो गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अमेरिका का तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो मैं कह रहा हूँ है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इसलिए है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि तकरीबन जितनी टोटल पॉपुलेशन है ज्यूज की या इजराइलीज की, उसमें से 30 से 40% तो अमेरिका में है। तो आप देखिए कितनी बड़ी लॉबी है, और हम सबको मालूम है कि ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, और ये उनकी मैक्सिमम जो इकोनॉमी है कंट्रोल कर रही है। इसीलिए अमेरिका ने देखिए मेडिटेरेनियन में अपना भेज दिया, ब्लैक सी में उसने नहीं भेजा था कुछ अपना, लेकिन अपनी इतनी बड़ी फ्लीट वहाँ भेजी है, इतने बड़े उसके जो जितने बेसेज हैं सबको स्ट्रांग बना रहा है। तो यहाँ वो कर रहा है, वहाँ पर उसने सप्लाई जरूर किया, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ, हम आगे देखेंगे, बहुत इफेक्ट नहीं हुआ वहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो है अभी कई जगह इसके अगेंस्ट भी प्रदर्शन हो रहे हैं दूसरे कंट्री में। अमेरिका के अंदर देखिए, बिल्कुल, हाँ, वहाँ भी हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी का हमने देख रहे थे कि जहाँ ये जितने ज्यूज थे पढ़ने वाले, उनको वो बंद करके अपने आप को रखे, क्योंकि बाहर जो है प्रो पैलेस्टीन ना करके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। तो ये चीज़ है, ये सही है कि अमेरिका वहाँ डायरेक्ट नहीं था, बट यहाँ अमेरिका को कहीं ना कहीं डायरेक्ट होना पड़ेगा। अगर देखा जाए पूरे युद्ध में, तो एक और इजराइल ने अभी भी बमबारी जारी रखी है, हालांकि जमीनी लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जमीनी लड़ाई
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जैसे बोला कि हमास का खात्मा करना है तो आपको हमास को ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ करके और आपको उनका खात्मा करना पड़ेगा, और वो आप जमीनी लड़ाई से कर सकते हैं। और एयर से पांचवी तो जो चुनौती आपने बताया कि वो अंदर भी आपके हैं। अब वो देखिए, ये बहुत बड़ी मतलब मैं ही कहूँगा चूक हम कर चुके हैं पहले कि इजराइल की इंटेलिजेंस फेलियर है। इतना ज़्यादा जाल बना हुआ है वहाँ पर टनल्स का, और ये टनल देखिए वहाँ पर जो है 12 मीटर से लेके 35 मीटर तक गहरी टनल्स हैं। आप समझ लिए 35 मीटर बहुत बड़ा होता है, और बनी भी हैं। आप हम लोग देख रहे थे कुछ मीडिया में ठिकाना और तमाम सुविधाएं किस तरह बना रखा है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतना उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर रखा है, इतना और ये नहीं, कई जगह ये टनल जो हैं 2 लेयर में है, ऊपर हैं नीचे भी हैं। और इसके अंदर आप समझिए जो न्यूज़ है वो ये कहता है, जो रिपोर्ट थी, और अब तो इजरायली कह रहा है कि 500 ये लोग मतलब कह रहे हैं कि 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में कर रखी हैं जहाँ भी हैं। बिकॉज आज की सबसे बड़ी मुश्किल इजराइल को है कि एग्जैक्ट उनको लोकेशन नहीं मिली है इन टनल्स की, कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, किस जगह पर क्या है। क्योंकि टनल का मतलब सिर्फ वो अंदर जाने के, हम लोग ये सोचते हैं कि टनल का मतलब कि बस एक तरफ से निकले, बाहर से निकल गए। इन टनल्स में स्टोरेज भी है, रहने की जगह है, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं वहाँ, स्टोरेज वहाँ पर टोटल आर्म्स एम्युनिशन से लेके हर एक चीज़ वहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल सब चीज़ें हैं। उनके कमांड हेडक्वार्टर्स, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स उन टनल्स में हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टनल में है, कमांड एंड कंट्रोल इनका बाहर भी है। इनके लीडर्स आप देख ही रहे हैं, कई जगह हैं। तो ये लीडर जो हैं, चाहे ईरान में हो, चाहे वो कतर कहिए, चाहे किसी भी देश में हो, सीरिया में हैं, जहाँ भी हैं वहाँ से भी कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए जो न्यूज़ में कि इन्होंने क्या किया था, पूरे टनल के अंदर सिर्फ लैंडलाइन लगा रखी थी, कोई मोबाइल से कोई कंप्यूटर कुछ नहीं ऑन कर रहे थे, सारी चीज़ें उससे बात हो रही थी। तो आप सोच लीजिए कितना सोच करके इन्होंने कार्रवाई की है। तो इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मुश्किल आ रही है, आइडेंटिफाई करना है कौन हमास। ठीक है, आपने कमांडर्स को तो मार दिया, तकरीबन 8 कमांडरों को मारा इन्होंने, लेकिन देखिए कोई भी फोर्स है, पहले भी कोई नई चीज़ नहीं है, चाहे अलकायदा थी, ISIS था, आप एक कमांडर मारते थे और वो दूसरा कमांडर आता था। तो इन्होंने भी इन कमांडर्स को रिप्लेस करने के लिए डिप्टी कमांडर तो बना के ही रखे होंगे कि ये जाएंगे तो ये आएंगे, बैकअप प्लान तैयार है। जरूर हमेशा करते हैं कि कौन करेगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने रखी हुई होती हैं। दूसरी चीज़, फौज में तो होता है, सबको पता है ये कमांडर है, वो कौन है, बाय नेम सबको पता है। यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि ये अगर ये कमांडर है तो इसका डिप्टी कौन है, इसका, क्योंकि वो नीचे वालों को भी नहीं बताते कि तुम्हारे ऊपर वाला कौन है। एक ऊपर का बताते हैं, बाकी का बताते नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें इंटेलिजेंस जो कि इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। अभी देखिए इजराइल ने क्या बोला है, इजराइल ने कहा है कि आप हमें इंटेलिजेंस, सिविलियंस को बोला है कि आप हमें इंटेलिजेंस दीजिए, उसके लिए हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ज़मीन भी देंगे रहने के लिए परमानेंट। तो ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। तो जब तक इंटेलिजेंस नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई आगे बढ़ नहीं सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे हॉस्टेजेस की, पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। जो 2-4 अभी निकले हैं, उन्होंने ये जरूर बोला है कि ये टनल के अंदर ही घूमते रहे और अलग जगह पर। तो मतलब ये है कि वो भी टनल के अंदर हैं, जिनके लिए पहुँच दे रहे हैं, इनको उनको निकालना है। तीसरी चीज़ जो और है कि कुछ लोग ऑलरेडी जो चाहे वो अमेरिकन, चाहे यूरोपियन यूनियन के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके सिटीजन्स हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हैं, चाहे इजरायलीज हैं, वो भी उधर फंसे हुए हैं, उनको भी वो निकालना चाहते हैं। जो चौथी चीज़ और आई है लेटेस्ट, कि अमेरिका ने बोला है कि भाई हम अभी, चूँकि अमेरिकन बेसिस जितने हैं उन पर अटैक्स चालू हैं, उनके डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो अमेरिका को लग रहा है कि जो उनके तकरीबन 12 कंट्रीज में, आप बहरीन से बहरीन ले लीजिए, जिबूती ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, सीरिया, चाहे कतर है, आपका लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, हर जगह अमेरिका के बेसिस हैं। तो अमेरिका भी अपने बेसिस को और मजबूत करना चाहता है, अपने लिए नहीं, इजराइल के लिए। बिकॉज जो हम बात कर रहे थे पहले कि कुवैत की सपोर्ट के लिए, अब यहाँ अमेरिका अपनी एयर डिफेंस मजबूत करना चाहता है कि भाई कोई मिसाइल्स नहीं। उसको सबसे बड़ी डर इजराइल को, इनको कहाँ से है, ईरान से है, ईरान की मिसाइल से है। बिल्कुल। और ईरान की मिसाइल्स के लिए पहले भी रडार इन्होंने एक ANTPQ-2I करके रडार इन्होंने रखा हुआ था इजराइल में, लेकिन अब और मजबूत करना चाहते हैं। और देखिए
एरिया वाइज देखिए, यूक्रेन और इजराइल में एरिया का बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। वो उसके तो ये कम से कम 1/50 एरिया है, बहुत कम एरिया छोटा है, बहुत छोटा तो है। यहाँ पर अगर मिसाइल्स आएंगे तो आप देखिए क्या हालत होगी। तो एक एक मिसाइल को रोकना बहुत ज़रूरी होगा, कहीं से भी हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, सारी एंटी मिसाइल डिफेंस जो है ये मजबूत करना चाहता है, बोथ मेडिटेरेनियन हो चाहे नेवल उधर से हो या एयर से हो। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ये करना चाहते हैं। दूसरा, अभी 3 दिन पहले अमेरिका के जो मेरीन कोर के स्पेशल ऑपरेशंस के डायरेक्टर थे, कमांडर थे, एक जनरल जेम्स गिलेन, वो अभी आए हैं, उनको भेजा गया है। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बट आए हैं वो इजराइल में ट्रेन करने के लिए इजरायलीज़ को इस वॉरफेयर में। अभी आप न्यूज़ देखिए, मैं देख रहा था कल में गार्डियन में और बाकियों में, यही है कि इजराइल का उन्होंने दिया है कि अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि जहां पर नेतन्याहू गए हैं, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज आर्मी टनल बना करके और टनल वारफेयर की ट्रेनिंग ले रही है। बिल्कुल। इसका मतलब कि ये ट्रेन नहीं थे उसमें, अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, और मेन इशू ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस स्पेसिफिक चाहिए, तो इस वजह से ये डिले पॉज जो 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से ये है। और ये मुझे लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होगा जब तक कि पूरी तैयारी नहीं हो जाए, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो हमास भी अपने आप को इस पीरियड में और मजबूत करेगा। जितना आप टाइम देंगे उतना वो मजबूत करेगा अपने आप को। लेकिन सर मतलब ये कोई आप अटैक तो किया जा रहा है, लेकिन तत्काल कोई रिजल्ट आए ऐसी संभावनाएं, आप बार बार उससे इनकार, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन नहीं है, क्योंकि हमास अभी ओपन में तो आ नहीं रहा है। बिल्कुल। ओपन फौज होती है तो क्या होता है, ओपन जैसे यूक्रेन में हम बात कर रहे थे तो दोनों तरफ से फौज थी, इनकी डिफेंसेज थी, वहां उनकी डिफेंसेज थी, वो आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं पता है सबको। वहां पर आप इतनी सेटेलाइट लगी थी, स्टारलिंक और मैक्सर सारी थी, पता कर सकते थे। यहाँ पर मुश्किल ये हो रही है कि एक एक को कैसे आप देखेंगे। इनके पास बहुत अच्छे बंकर बस्टिंग एमुनिशन है, RB 57, 92 और 27 ऐसे करके 3 हैं जो कि 30-40 मीटर नीचे तक जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ लिमिटेड है, तो आप जो है पूरा वो नहीं कर सकते स्टेल की हर जगह पानी की तरह बहा दीजिए। बिल्कुल। तो आपको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करें जिसका इफेक्ट हो। और कोई लिंक वैसा मिल नहीं रहा अभी कुछ जरूर होगा, बट पूरा जब तक नहीं होगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। कि आपने बॉम्ब दिया इतना और एक आपने अपना वो कहते हैं कि तरकश खाली कर दें या कम कर दें और पता लगे कि अभी उतना जो चाहते हैं एम नहीं अचीव हो रहा है। बिल्कुल। तो ये थोड़ी मुश्किलें हैं, और हालांकि इजराइल कर लेगा जिस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि इनको भी ट्रेनिंग जरूरी है और उधर हमास भी अपना बढ़ाएगा ही। बिल्कुल। सर, एक और जहां इजराइल की ओर से अटैक हो रहा है हमास पे, एयर अटैक हो रहा है, हमास भी उसको बैक कर रहा है, हमास भी उसका पलटवार कर रहा है, हम सब देख रहे हैं किस तरीके से। लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि हिजबुल्लाह भी, आपने भी जिक्र किया कि वो भी इस युद्ध में कूद पड़ा है, सीरिया भी युद्ध की आशंका जता रहा है। इसका उस क्षेत्र पर और वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, 2 चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हो क्या रहा था, थोड़ा सा हम इसे हट के देखें तो हो क्या रहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था, अमेरिका और मैं कहूँगा इधर अमेरिका और उधर रूस और चीन, दोनों ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि अरब वर्ल्ड में अपनी अपनी पैठ बनाई जाए। बिल्कुल। दोनों ने। उसका रीजन पेट्रोलियम प्लस उसके अलावा, क्योंकि देखिए उस इलाके में और भी बहुत कुछ है। पेट्रोलियम के अलावा भी वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अब आप देखिए G20 भी इसमें लीजिए तो IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, जिसका जिक्र बाइडेन ने भी किया था। बिल्कुल। जब ये ऑस्ट्रेलिया के लगातार कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार बोला है कि एक कारण हमास ने अटैक किया इजराइल को कि ये जो हमने ये कॉरिडोर के बारे में सोचा है उसको डिरेल करने के लिए, और उन्होंने ये भी बोला है कि इसको डिरेल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये भी चीज़ इसमें आ रही है। दूसरी आप देखिए कि ये पहले UAE और इजराइल को साथ में ला रहे थे, आज तक 5 देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी अरब कंट्रीज़ में। तो ये अभी UAE और सऊदी अरेबिया को भी साथ में ला रहे थे कि ये मिल करके इजराइल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं, और हो भी रहा था। बिल्कुल। उधर जो है चीन उसको सऊदी अरेबिया ईरान को, IUV और ईरान को मिला रहा था,
कि ये इनके बीच में मिलाए और वो भी वर्ल्ड लेवल पर आए अपनी दिखाने के लिए। हालांकि चीन का इजराइल से भी ताल्लुकात हैं, और नेतन्याहू तो बल्कि जाने वाले थे इजराइल चीन में, बिल्कुल विजिट करने वाले थे ट्रेड के लिए, जबकि अमेरिका अभी तक विजिट नहीं किए थे वो। तो आप देख लीजिए कि ये जो उस समय सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या था, होड़ लगी थी अरब कंट्रीज के लिए। तो ये चीज़ जो प्रोसेस है, पहली बात तो ये डिरेल हो रही है। और अभी जो कहा जा रहा है, हमास ने खुद बोला है, और अब जो इंटेलिजेंस आ रही हैं कि 2 साल से हमास से तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। और हमास अगर कर रहा था तो सिर्फ अकेले तो नहीं किया, हिजबुल्लाह भी साथ में होगा, जो PIJ है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, और भी कई तमाम जो संगठन है उस क्षेत्र में, तो कई संगठन सब साथ में होंगे। ईरान अगर सबको इतना पैसे दे रहा था, इतनी ट्रेनिंग दे रहा था, तो ईरान भी इसमें साझेदार है, उसको भी पता था। और इसके बावजूद वो नज़दीकियाँ बढ़ाने की वो कर रहा था कि वैश्विक स्तर पर किसी को ये नहीं चले, पता नहीं लगे। रूस, अगर आज की तारीख में वहाँ जो हथियार मिले हैं इजराइल को, वो अगर नॉर्थ कोरिया के भी कुछ हथियार हैं, कुछ यहाँ तक कहा जा रहा था कि हमास के पास हथियार जो मिले हैं यूक्रेन वाले हैं। यूक्रेन का कहना था कि हो सकता है रशिया ने कैप्चर किया हो और उधर से इधर आया हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। तो आप समझिए कि ये बड़ा सिंपल चीज़ नहीं है कि सिर्फ हमास ने अपने आप अटैक कर दिया। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लान, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स इशू है, जहाँ प्लान करके किया गया है कि इस बार ये जो ग्लोबल जो भी सिचुएशन है उसको हम वो ना होने दें जो अमेरिका या वेस्ट और बाकी लोग चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़, और दूसरा जो स्टेबिलिटी आ रही थी इस रीजन में, वो भी नहीं होने देना चाहते। कोई स्टेबिलिटी हो जाएगी फिर इनकी वैल्यू नहीं होगी आपस में। जो अभी देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे मिडिल ईस्ट में सारे गल्फ कंट्रीज या सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हैं। आप देख लीजिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिधर इधर भी हैं, वो किधर हैं? वो नहीं सपोर्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। और अब जो है जैसा ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन सपोर्ट करते, बिल्कुल सही बात है। फिलिस्तीन को तो हर एक आदमी कह रहा है बिल्कुल कि भाई दे हैव राइट टू एग्जिस्टेंस, उनका भी है, लेकिन आप हमास को समर्थन नहीं दे सकते। जिस तरह हमास ने जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कल को आप एक दूसरा ISIS या अलकायदा बना रहे हैं, हमास वही बन जाएगा। बिल्कुल, वो दिखा करके कि हमने तो ये कर दिया। अब जो है ये जो हिजबुल्लाह उधर से आ रहा है, क्योंकि अब देखिए होड़ लग जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ, हिजबुल्लाह चाहता है कि हम तो हमारे से ज़्यादा आगे थे, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है। जो मैं आपको कह रहा था कि 1 लाख समझिए उनके, वो कहते हैं, ये तो इजराइल का कहना है, उन्होंने भी टनल्स बना रखी हैं। जो डिस्कवरी हुई थी 2018 में, पहली बार इजराइल ने वहाँ टनल डिस्कवर किया था लेबनान के बॉर्डर पर, हिजबुल्लाह का था, जो इधर आके अंदर इजराइल के अंदर आ रही थी। उसके पास अगर आप देखिए एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके पास एंटी टैंक वेपन्स हैं, उसके पास टैंक हैं, T-72 मॉडल के हैं, पुराने हैं बट हैं, जो नॉर्मली आपके पास टेररिस्ट के पास नहीं मिलते, बट उनके पास हैं, टैंक्स हैं, उनके पास शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स हैं, इगला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनके पास। तो ये हिजबुल्लाह सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं, एक आर्मी एक तरह से बन गया है। और देखा जाए तो रूल कर रहा है। तो मैं कहूँगा लेबनान की आर्मी भी उसके साथ होगी अगर ये चीज़ हुई, क्योंकि बात फिर वही आएगी, वहाँ अगर लड़ाई छिड़ेगी नुकसान सिविलियंस का होगा, और वो लेकर के फिर लेबनान या बाकी लोग भी ऐसे वो करेंगे। टर्की देखिए वहाँ रह करके, वो भी नाटो का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के साथ है उनके, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है, हमास के पक्ष में है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वैश्विक जो ये बैलेंस है, ये थोड़ा बदल गया है, बदल रहा है। और इनके कूदने से देखिए, सीरिया से, हिजबुल्लाह से ले लीजिए, और एक मैं यही नहीं कहूँगा, हम 5 तो देख चुके हैं कि 5 मोर्चों पर कैसे इजराइल लड़ रहा है। वही हिजबुल्लाह मीन्स लेबनान, वही सीरिया से जो उधर से आ रहे हैं मिलिटेंट्स, और इधर से गाजा है, वेस्ट बैंक आ गया, और इनके अंदर खुद का जो मिलिटेंट्स रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं अभी तक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है ऑलरेडी इजराइल के लिए। तो ये जो इसका इफेक्ट है इनके सब, हालांकि एक ये भी मैं कहूँगा इसके साथ, ऐसा नहीं है कि इजराइल पहली बार ये लड़ाई लड़ेगा। 1973 देखिए, 1967 की देखिए, उसमें ये चारों आ गए थे। इजिप्ट भी था उस समय जिनके साथ लड़ा था,
उसमें लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, ये सब साथ में थे और 3-4 मोर्चों पर ये लड़ाई थी। लेकिन वो लड़ाई आर्मी के साथ थी, बिल्कुल। वो लड़ाई इन टेररिस्ट के साथ नहीं थी। इस तरह की टनल्स, इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं थी। हाँ, इजराइल बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन आप देखिए इस समय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग हो गए हैं, वो भी इतने आगे बढ़ गए हैं। तो इस वजह से ये जो आपने पूछा है, ये बिल्कुल युद्ध की तस्वीर आपको देखिए बदलती नजर आ रही है। और अगर ये देश आ गए, अगर वो फ्रंट खुल गया, तो एक और नुकसान होगा, दो नुकसान ये होगा कि अभी उधर इसने जब जैसे हमें उस ब्लैक सी में अपनी रूस ने बढ़ा दी है नेवल प्रेजेंस, इधर जो है चीन भी अपना नेवल प्रेजेंस इधर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसका ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, बट वो अपने को दिखाना, वर्ल्ड पावर दिखाना ही है। रूस आ रहा है, चीन अगर उसने उधर बढ़ाई, इसीलिए अभी देखिए अमेरिका ने पॉज लेकर के अपनी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि 12 देशों में अमेरिका का है, और 2 जो बहुत स्ट्रांग हैं वो है ये देखिए बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल। इसमें कतर में देखिए इनके स्पेशल ऑपरेशन कमांड का हेडक्वार्टर है, जहाँ की सारे मिडिल ईस्ट उधर के ऑपरेशन मेडिटेरियन के कंट्रोल होते हैं, और बाकी कंट्रीज में है ही है। आप चाहे हर इजिप्ट से लेकर हर एक में लीजिए। अब वो मजबूत, क्योंकि वहाँ भी उनके अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगे हैं, तो उनको डर है कि वहाँ पर अटैक्स हो। और अगर वहाँ पर हुआ तो देखिए ब्लिंकन ने बड़ा क्लियरली बोला है, बस साफ शब्दों में, ईरान को उन्होंने जब यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला ईरान को कि अगर अमेरिकन सिटीजन्स पर कहीं भी ईरान के अंदर या बाहर भी ईरान के समर्थित लोगों ने अटैक किया, तो हम जो है पूरी तरह पूरी मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये कहीं हुआ तो एक फ्रंट अमेरिका का भी खुल जाएगा। बिल्कुल। तब हम कह सकते हैं कि विश्व युद्ध की तरफ शायद मत चला जाए। एक बड़ा टसल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, अगर वो सिचुएशन आई तो। अगर इन्होंने, मैं यही कहूंगा कि इन देशों ने एक गलती की कि अमेरिका से इन्होंने अगर युद्ध मोल ले लिया, तो वो जो है सिचुएशन फिर बहुत खराब हो सकती है। और मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम यूक्रेन हो तो बाद में देखेंगे, वो बैकग्राउंड में आ गया। अमेरिका ने 4 दिन पहले नेवादा फॉरेस्ट में, नेवादा डेजर्ट्स में 1996 के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। CTBT जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से तो निकल गया था, रूस ने पहली, उसके पार्लियामेंट ने पहली वो कर दिया कि निकल गया, उसने अपनी बढ़ा दी। अभी उसने 4 दिन पहले उसने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स की टेस्टिंग की, लॉन्ग रेंज और बहुत लीथल जो है उनको जो मिसाइल्स की टेस्टिंग की है। तो एक आप वो भी इंडिकेशन में कहूँगा। बिल्कुल। और अमेरिका ने अपना अगर टेस्ट किया है तो सिर्फ दिखाने के लिए तो किया नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा एस्केलेशन बढ़ रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान बाकी दुनिया का तो बाद में होगा, मिडिल ईस्ट का ही ज़्यादा, मिडिल ईस्ट का होगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़, चूँकि आपने रूस का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया, जो कुछ भी इजराइल और हमास के बीच हो रहा है, क्योंकि आज से 6 महीना 1 साल पहले देखें तो पूरी दुनिया का फोकस जो था वो रूस और यूक्रेन पर था। बिल्कुल। तो क्या उस दौरान हमास को तैयारी करने में अलग से मदद मिली? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए इस हमास को छेड़ा गया है? आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल एक तरह से है, इसलिए कि आप समझिए कि अगर हम, क्योंकि पूरी दुनिया तो उधर ही फोकस आप 1 साल पीछे चलें अगर हम, हाँ, तो आप देखिए कितनी मीटिंग्स रूस, चीन, ईरान, बिल्कुल, इन्हीं तीनों की हैं अगर हम लें, तो आप देखिए कितनी और इस मीटिंग्स दौरान हुई। नेतन्याहू तो यूक्रेन और इजराइल रूस में समझौता कराने का पक्ष कर रहे थे। वो समझौता की कर रहे थे और अपने में लड़ रहे थे। वो बिल्कुल अपने देश में वो पहले पावर में आने की सोच रहे थे, लड़ाई लड़ रहे, पावर में पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, और अब आगे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, और पूरी उनकी ध्यान बट गया, पूरी जनता अगेंस्ट हो गई, आपस में बट गए, पूरा फायदा उठाया ईरान कहिए, चाहे हमास कहिए, चाहे हिजबुल्लाह कहिए, सबने। और ये जो मीटिंग्स होती रही इनके बीच में, मैं कहूँगा कि चीन और रूस और ईरान, ये मीटिंग्स जो है बेसिकली मुझे लग रहा है, अभी हम कह सकते हैं कि ये जो ये सिचुएशन बनी है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा हो रही थी।
ताकि वेस्ट का दिमाग बिल्कुल वहां से हट सके, कि वहां से हटे। और ये फ्रंट, ये मैंने अभी जो इसीलिए कहा, देखिए वो फ्रंट अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो फ्रंट यूक्रेन रूस का, जितना कि ये फ्रंट है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें ऐसी हो रही थी कि वहाँ से, अभी देखिए रूस ने भी बल्कि बोला है कि हम मीडिएशन करेंगे। और रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है इजराइल फॉरेन मिनिस्टर से, और इसके ईरान के, बिल्कुल कतर में भी उन्होंने बात की इसके बारे में। तो ये जो है आप दिखावा कहें या जो भी कहें, लेकिन ये एक है और हो भी गया है। आप देखिए 15 दिन से कोई बात ही नहीं कर रहा है कुवैत, और कुवैत जेलेंस्की को कोई पूछ ही नहीं रहा है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल इजराइल वाला गढ़ बचाने की कोशिश में है। बिल्कुल, और बचाना बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि अगर इजराइल में कुछ हो गया तो फिर वेस्ट और अमेरिका की वो साख नहीं रहेगी, और मेडिटेरियन और पूरे गल्फ से उनको बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अमेरिका क्या पूरा वेस्ट खड़ा रहा है। लेकिन और अगर ब्लिंकन के बयान को भी देखें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा, और साथ ही साथ हमास की तुलना उन्होंने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से कर दिया, तो उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिकी नागरिकों पर ईरान या उसके समर्थक कहीं भी अगर हमला करते हैं तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। सर, तो आप इसे कैसे देखते हैं, खास तौर पर तब जब हमास और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करूँगा कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी देखें स्टेटमेंट, उन्हीं की नहीं, आप देखिए तकरीबन यूरोप के लगभग मैक्सिमम तो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आ चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, इजराइल में समर्थन अपना दे चुके हैं हर एक तरह से। अमेरिका का सबसे बड़ा है कि सबसे ज़्यादा बेसिस वहाँ अमेरिका के ही हैं। इन्फ्लुएंस देखा जाए मिलिटरली और इकोनॉमिकली अमेरिका का है। बाकी जो फ्रांस हैं या हम यूके लें, इंग्लैंड लें और जर्मनी लें, उनके इतने ज़्यादा मिलिटरली बेसिस नहीं है वहाँ पर। कुछ हैं इंग्लैंड के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। और जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, आप अगर पहले जाएं थोड़ा सा, तो पहले अमेरिका ने क्या किया, मेडिटेरेनियन में अपनी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। बिल्कुल, जो गेराल्ड फोर्ड। आप देखिए, जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो सिर्फ एक जहाज नहीं आती है, बहुत बड़ा है, जिस पर तकरीबन 90 तो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके साथ 7-8 और जो है शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, इंटरसेप्ट, कई चीज़ें कई और होती हैं, लॉजिस्टिक्स वाली होती हैं। तो उन्होंने पहले मेडिटेरेनियन पूरा मजबूत किया अपने आप को नेवल उससे। फिर उन्होंने अपने आप को जो है, उनके देखिए डेल्टा फोर्स का फोटोग्राफ से आ रहे थे कि जब बाइडन आए थे इजराइल में, तो डेल्टा फोर्स उनकी जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वो पहले ही पहुंच चुकी है। उनसे भी वो बातचीत करते हुए दिखाया गया। नॉर्मली दिखाते नहीं है, डेल्टा फोर्स को एक्सपोज नहीं किया जाता, बट कैसे किया इन्होंने अलग की बात है वो। तो इन्होंने अपनी प्रेजेंस इजराइल में डाली, अपने ट्रूप्स को। इसके कमांडर्स, आपके पैसिफिक के कमांडर भी आए वहाँ पर, और मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि इनके जो एक इनके मेरीन कोर के स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे जनरल जेम्स ग्लेन, वो भी आए। तो वो पूरी उन्होंने अपने आप को, और जो हम बेसिस की बात कर रहे थे अमेरिका के जो इधर मिडिल ईस्ट में हैं, बहरीन से लेकर के इजिप्ट, सीरिया, सब हर एक देश में, कतर तक, उनको भी वो मजबूत उन्होंने किया। अब ये पूरा मजबूत करके अभी भी इन्होंने अपना मिसाइल और एयर डिफेंस और बाकी सिस्टम्स पूरा उन्होंने सेट किया। इंफॉर्मेशन के लिए नेचुरली सारी चीज़ें वो कर ही रहे हैं, जो साइबर वॉरफेयर है या स्पेस वॉर है। तो ये सारा मजबूत करने के बाद जो है इन्होंने ये बयान इनका आया है वहाँ पर। तो मतलब ये बयान ऐसे नहीं आ गया कि जैसे हम यहाँ खड़े होकर बोल दें, अपने आप को उतनी मजबूती में ला करके, और तब जो है 3-4 चीज़ें की। देखिए बाइडन ने क्या किया, पहले आए, सॉलिडरिटी दिखाई, और उन्होंने बोला कि हाँ, हम इजराइल के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी उन्होंने बोला है कि 2 नेशन थ्योरी ही बिल्कुल चाहिए, तभी होगा। लेकिन वो उन्होंने कहा हमास का खात्मा होना चाहिए, इजराइल के साथ हैं। दूसरा, उन्होंने जा करके तकरीबन $110 बिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस दिया, और वो जो है 7 तारीख हुआ, 9 तारीख से आना शुरू हो गया ऑलरेडी इजराइल में। इनके पास खासकर आर्म्स एम्युनिशन मिसाइल्स की जिनकी जो जरूरत थी, तो वो चीज़ वो भी हो रही है साथ में। उसके अलावा
और उन्होंने असिस्टेंस की बात की है जो कि रुक रहा था क्योंकि रिपब्लिकन्स के सीनेट में वो नहीं थे स्पीकर का, वो भी इलेक्शन हो गया, तो अब लग रहा है वो भी हो जाएगा, वो भी चीज़ आएगी। इन्होंने बाइडन ने बात भी की है जॉर्डन, सीरिया, इनके सबके प्रेसिडेंट से बात की है बिल्कुल इसके लिए कि मिडिल ईस्ट में और नहीं आगे बढ़े। और मैं ये भी कर दूं कि बाइडन या अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करता है तो सिर्फ वो सलाम नमस्ते नहीं होता है, थोड़ी धमकी भी जरूर होगी कि भाई हम ये मजबूती अपनी है और हमने ये तैयारी कर रखी है, आप देख लो यहाँ से पानी आगे बढ़ा तो फिर आप लाइन क्रॉस किए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि खाली बात करने का मतलब कि बस हाय हेलो कर रहे हैं, ये चीज़ तो नहीं होती है उन चीज़ों में। हाँ, ये जरूर हुआ कि ये बात हुई कि इसमें कहा गया कि आगे ना बढ़े। तो मैं थोड़ा ये भी लेना चाहता हूँ कि बाइडन की वो थी, और उसके बाद देखिए 2 सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रिजोल्यूशंस, एक इजराइल को कंडम करते हुए जो चीन और रूस लाए थे वो भी वीटो हुआ, और ये लाए थे वो भी उधर से उन्होंने वीटो किया। तो मतलब देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में कोई खास नहीं हो पाया। तीसरी चीज़ देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो बयान दिया था उस पर कितनी आपत्ति जताई इजराइल ने, यहाँ तक कह दिया वहीं पर सामने उनके जो एम्बेसडर थे यूएन में इजराइल के, उन्होंने उसी मीटिंग में जहाँ की ये बैठे हुए थे गुटरेस जो सेक्रेटरी जनरल, बिल्कुल उनको ये बोल दिया कि इस लायक नहीं है यहाँ पर यूएन के। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरा गलत तरीके से इजराइल ने लिया, मैं नहीं कह रहा था, वो अलग की चीज़ है। मेरे कहने का ये में कि इतने कॉन्फिडेंस कहें या और कॉन्फिडेंस जो कहें वो लेकर के अमेरिका और इजराइल चल रहे हैं। अब ब्लिंकन ने यहाँ साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ भी जहाँ भी है, पहले भी कह चुके हैं कि अपने इंटरेस्ट को हम अमेरिका फर्स्ट, बिल्कुल, कि अमेरिकन इंटरेस्ट को हम सुरक्षित रखेंगे हर हालत में। क्योंकि एक एक आदमी का देखिए 4 जो निकले हैं, 4 जो छोड़े गए हैं अमेरिकन, वो ऐसे नहीं छोड़े गए हैं, कतर के थ्रू इनकी बात हुई पूरी, और इजराइल भी बात कर रहा है, इजराइल इवन रूस से भी बात किया इजराइल ने इसको छुड़ाने के लिए। तो अमेरिकन की ऊपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए इलेक्शंस अमेरिका में अगले साल होने वाले हैं, बिल्कुल, और एक भी अमेरिकन से अमेरिकन इंटरेस्ट को कुछ हुआ तो फिर इनकी हालत रहेगी नहीं। और ट्रंप या जो भी है, मैं नहीं कहूँगा जिसकी भी है, हाँ, वो तो वहाँ पर तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बाइडन ने और ब्लिंकन ने देखना है, बिल्कुल साथ में लेकर के। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ है। और उन्होंने बहुत मतलब मैं कहूँगा जो कड़े शब्दों में दिए उन्होंने बोला, ईरान को टारगेट करके बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है निर्णायक जो है एक उन्होंने इनका एक्चुअल वो था कि स्विफ्ट एंड डिसिसिव, बिल्कुल तेज और निर्णायक जो है हम उसके पर कार्रवाई करेंगे अगर हमारे लोगों पर, हमारे उस पर, खासकर उनका पहला फोकस तो है कि जो उनके एम्बेसीज के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन जो वहाँ रह रहे हैं, हालांकि इन्होंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि आप सुरक्षित रहो या आप वापस आ जाओ, ऑलरेडी इन्होंने वहाँ दे दिया है। इनके जो बेसेज हैं वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं कि पहले आपको याद है कि एक बार ईरान में कैसे हुआ था इनका जो एम्बेसी को, तो ये सब चीज़ें नहीं हों। तो इन्होंने वो चीज़ देखते हुए, वो सबक लेते हुए पहले ही अपना जता दिया है कि क्या इरादे हमारे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज़ बस यूं ही लोगों के इंटरेस्ट की भी वो चीज़ें हैं, हो सकती हैं, जैसे यूक्रेन और रूस का लड़ाई शुरू हुआ तब सबसे पहले क्या हुआ था कि एयर स्पेस बंद हो गए थे, बिल्कुल, कहीं से कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी। इवन यूक्रेन किसी को जाना भी था तो वो पोलैंड या नेबर्स कंट्री में जाते थे, फिर वहाँ से बाई रोड जाते थे। लेकिन सर क्षेत्र इजराइल का काफ़ी कम है यूक्रेन की तुलना में, लेकिन अभी भी यहाँ पे एयर स्पेस खुला हुआ है, तमाम चीज़ें। तो मतलब किस तरह की लड़ाई है यहाँ पे, ये देखिए अगेन हम उसी पर आएंगे कि एयर स्पेस खुलवाया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि डोमिनेट तो अमेरिका कर रहा है ना। मेडिटेरेनियन देखिए पूरा सी का इलाका डोमिनेट कर रहा है इधर का एरिया, बिकॉज जरूरत सीरिया को भी है, उनको भी स्पेस, उनको अगर इनका बंद हो गया तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा। सीरिया, जॉर्डन या इजिप्ट, इनका अगर बंद हो गया एयर स्पेस तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा कि सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और एयर स्पेस मीन्स ये तो नेवल भी ब्लॉकेड कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये खुला हुआ है, इन्होंने खोल के रखा हुआ है कि ये मॉडलिटीज़ तो रखेंगे। और वैसे भी देखिए वहाँ एयर स्पेस बंद तो था यूक्रेन के ऊपर, बट वहाँ भी लोग आ जा रहे थे, सभी आए गए हैं, लेकिन बाद में आए गए हैं। नहीं, लेकिन
बीच में भी जब भी आए हाँ। थे तो ये चीज़ एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग चलती है। मैं भी कहूँगा, देखिए जब इनकी लड़ाई शुरू हुई थी 25 फरवरी, जब भी इनकी रूस यूक्रेन वाली, 5 मार्च मतलब 8-9 दिन के बाद ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेंटागन और क्रेमलिन के बीच में हो गया था इस मैटर पर, और अभी तक है। तो ये चीज़ भी रहती है इस बीच में, क्योंकि अपने इंटरेस्ट भी इन्होंने देखना होता है। तो और इवैक्यूएशन कैसे होगा? अगर ये बंद कर देंगे एयर स्पेस, तो जो फॉरेन इवैक्यूएशन हो रहा है, बाकी चीज़ हो रही है, हो ही नहीं पाएगा। और ये एयर स्पेस का एक मौका भी इनको मिल जाता है, ईरान से लेके कोई भी है कि वो अपनी चीज़ भी पहुंचा सकते हैं। कौन चेक करने वाला? तो जॉर्डन में, इजिप्ट में तो कोई चेक करने वाला है नहीं इनका। तो इसलिए हर एक का इंटरेस्ट होता है कि हम जो है बिल्कुल बंद नहीं करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ है वहाँ पर। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, दबदबा तो इस इलाके में अभी भी मिलिटरली, स्ट्रेटजिकली अमेरिका का है, और रहेगा भी जैसे चल रहा है। लेकिन खतरा तो हो गया है, जैसे अभी हो गया, सब दबदबा रहा, फिर भी तो ये हो गया है। चीन और रशिया को मौका मिल गया है अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखाने का, जो पहले नहीं था। बिल्कुल। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। 25 फरवरी 2022 से लगभग ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई महीना नहीं है जब रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा ना हो सर। लगातार चर्चा होती है। उस समय कहा जा रहा था कि ये तो रूस 10-15 दिनों में ख़त्म कर देगा। फिर कहा गया कि रूस अपने जो उसके स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन तक ख़त्म कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी भी युद्ध जारी है। तो वर्तमान में वहाँ हालात क्या है, वहाँ की जो अभी मिलिट्री पोजीशनिंग है वो क्या है, और आने वाले दिनों में क्या होंगे सर? देखिए, अगर हम वापस जाएं तो हम लोगों ने पिछले साल भी जब ये डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि अब इतनी जल्दी नहीं होने वाला जो हम सोच रहे हैं कि बड़ी शॉर्ट और स्विफ्ट मामले में ख़त्म हो जाएगा। खास करके जब इतने देश के इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इंटरेस्ट से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो जैसे जैसे उसमें होता गया, और दोनों तरफ की कमजोरियां आती गईं। कमजोरियां क्योंकि ये लड़ाई यूक्रेन रशिया की तो थी नहीं, ये नाटो, अमेरिका और यूक्रेन की थी, जिसमें बाद में यूक्रेन, ईरान, चाइना भी हो, रशिया, रूस, ईरान और चीन भी हो गए। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया भी उसमें आ गया। तो ये थोड़ा बढ़ता गया। लेकिन पिछले 8-9 महीनों से अगर देखा जाए तो कोई ख़ास प्रगति इसमें नहीं हो रही है। और हमने पहले भी, हम जब पिछले 6 महीने से ये बात करते आ रहे हैं, और मैंने पहले भी ऑप्शंस जब दिए थे, हमने मई-जून में हम लोगों का डिस्कशन में हमने दिए थे 5-6 ऑप्शन कि देखिए ये जाएगा कहाँ। इस तरह से नहीं जा पा रहा है कि देखिए ये अमेरिका भी, अगेन हम अमेरिकन इंटरेस्ट और नाटो इंटरेस्ट की, यूरोप की इंटरेस्ट की इतनी ज़्यादा नहीं है। यूरोप को तो डर है, यूरोप को तो डर सता रहा है कि रूस कहीं कुछ कर मत दे। और अमेरिका का है कि उसकी जो सुपर पावर उसका है वो हाथ से चला जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि रूस से 1 to 1 भिड़ें, क्योंकि देखिए एक भी मिसाइल अगर कहीं रशिया में गिर गई, अमेरिका में गिर गई या यूरोप में गिर गई, तो वहाँ जो है बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि वो चीज़ है इतना ज़्यादा वो बढ़े। दूसरी चीज़, यूक्रेन की हालत तो ख़राब हो ही रखी है। इतना डिस्ट्रक्शन, आप सोचिए 4 करोड़ में से जिनकी पॉपुलेशन थी, आज 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा तो बाहर निकल गए हैं। बिल्कुल। रिफ्यूजी जिनका बुरा हाल है, अब तो लाख में आ रहा है कि जो हैं डिस्प्लेस मर चुके हैं, कई डिस्प्लेस इंटरनल डिस्प्लेस्ड हैं। तो और देखिए कम से कम उनका पहले 25%, अब 20% इलाका तो रूस ने कब्जा कर ही लिया है। 3-4%, 5% इन्होंने इतने दिनों में जाकर के कुछ वो कर पाए, जहाँ रशिया थोड़ा डिफेंसेस मजबूत नहीं किया था। रशिया ने अपनी गलती की थी उस समय, जिसे उन्होंने सीख ली। अब मुश्किल है कि रूस ने अपनी डिफेंसेस जितनी मजबूत कर ली हैं, उन्होंने कंक्रीट डिफेंसेस बना ली, स्टील डिफेंसेस, बंकर्स वगैरह बना लिए हैं, उन्होंने माइंस इतनी लगा दी हैं। पहले 100 मीटर 50 मीटर माइंस थी, अब उन्होंने 500-500 मीटर लंबी माइंस लगा दी हैं। और देखिए माइंस को क्लियर करना, वो चाहे एंटी पर्सनल हैं, चाहे एंटी टैंक माइंस हैं, इतना आसान नहीं है। इन्होंने इक्विपमेंट लिया है रूस ने, लेकिन कितना कर पाएंगे? तो जितना मौका मिला रूस ने अपने आप को और ज़्यादा उन इलाकों में मजबूत कर लिया है। कहा जा रहा था इनकी ऑफेंसिव को अब 4 महीने हो गए, 5 महीने, इतने वेपन्स इनके पास आए, लेकिन उनका कुछ हो नहीं हो पाया। लेपर्ड टैंक्स आए जो रूस ने मार गिराए,
जो कहा जा रहा था कि भाई इनसे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ATACMS जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स सिस्टम, बहुत इनके रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ने इनको दिया। पिछला इन्होंने जो फायर किया था उससे बहुत नुकसान हुआ था रूस का। अब इन्होंने 3 दिन पहले इन्होंने फायर किया मिसाइल्स, जिसको रूस ने गिरा दिया। पैट्रियट मिसाइल्स आई जिसको रूस ने मार के गिरा दिया। माना जाता था कि ये इनका कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी एक चिंता हो रही है अमेरिका को और नाटो को, इनके हथियार जिसको ये दुनिया को दिखा रहे थे कि इनका कोई काट नहीं है, उन हथियारों की काट अगर ऐसे निकल लिए तो फिर तो इनकी आर्म्स इंडस्ट्री जो है ख़त्म होने का कगार पर आ जाएगी। कौन इनको करेगा? बिल्कुल। तो एक ये मुश्किल भी आ रही है, रशिया ने उसका वो ढूंढ लिया है। दूसरी जो लड़ाई अभी चल रही है, देखिए हम इजराइल की बात करते हैं, वहाँ तो ग्राउंड पर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपने करना, यहाँ वो है नहीं। अब यहाँ की पूरी लड़ाई देखिए, एरियल चल रही है, साइबर चल रही है, साइबर वॉरफेयर, एरियल वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, एयरक्राफ्ट से लड़ाई चल रही है। तो बेसिकली वही ज़्यादा चल रही है। इन्होंने पूरी कोशिश की, नाटो और यूक्रेन का था कि किसी तरह बखमूत पर कब्जा करके और उसको कोशिश करें क्रीमिया को अलग करने की। हाँ, बखमूत की लड़ाई अभी भी चल रही है, किसी को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। बहुत बड़ी बात है, यूक्रेन ने रोक दिया है रूस को वहाँ, वो भी एक वो है, लेकिन वहाँ इसको हटा नहीं पाया कि वो क्रीमिया की तरफ बढ़ें। तो वो चल रहा है। लेकिन अभी देखिए, अभी की जो हालात है पिछले कुछ दिनों में, बिल्कुल सही कहा था आपने पहले कि इजराइल आया तो कुवैत को इसको यूक्रेन को लोग बैकग्राउंड में चला गया, हमारे ही नहीं, अमेरिका और नाटो के भी उसमें, कि भाई अब तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ तो। और पब्लिक भी देखिए, नाटो और अमेरिका की पब्लिक भी अब रिपब्लिकन्स क्या कर रहे हैं, अब एक पैसा नहीं देना चाहते इनको। वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि इतने पैसे यूक्रेन को दिए, इतनी चीज़ दिए, उसका हुआ क्या? स्लोवाकिया में देखिए अभी इलेक्शंस हुए हैं, बिल्कुल। उनके जो प्रेसिडेंट आए उनका भी यही कहना है कि हम मानवीय मदद करेंगे, लेकिन हम आर्म्स एम्युनिशन की मदद यूक्रेन की नहीं करना चाहते। रीजन हुई कि सब कह रहे हैं कि हमने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, 212 बिलियन डॉलर तो जो कहा जा रहा है, पता नहीं उससे कितना है, और रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। और करप्शन का और आ रहा है यूक्रेन में, कितना हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम आ रही हैं। और दूसरा ये देखिए, अब विंटर्स आ रहे हैं वहाँ, तो विंटर्स में एज इट इज मुश्किल हो जाता है इनको। रूस अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है विंटर्स के लिए भी। अभी सरगेई परसों ही गए थे अपने कमांडर से, वो विंटर स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। और विंटर में देखिए वो करना क्या चाहेंगे, पहली बात कि वो ये चाहेंगे निचुल्ली की जहाँ हैं वहाँ तो मजबूत करें, इनको आगे नहीं बढ़ने दें। उसमें टैंक्स वगैरह ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मैन पावर बड़ी, हर एक चीज़ बहुत स्लो हो जाती है। तो बेसिकली आगे में ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर ये भी चलेगा, लेकिन बर्फ़ में इनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो कैसे क्या टारगेट करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बीच में लोग थे कि एक दूसरे को इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो चुका है यूक्रेन का, उसका उतना फर्क नहीं पड़ पाया। और फिर इनका अभी देखिए जो लॉजिस्टिक्स हैं, स्टोर्स हैं, उस पर भी इन्होंने टारगेट किया, यूक्रेन ने भी किया और रूस ने भी, लेकिन रूस का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इनका हुआ। रूस ने अपनी वॉर इंडस्ट्री और बढ़ा दी, और ज़्यादा उसने बढ़ा दी, 50 बिलियन डॉलर तो अभी उसने वो कर दिया कि वो लगा करके और बढ़ाएगा, मिसाइल्स और बाकी चीज़ें बढ़ाएगा। अब ये बेसिकली ड्रोन, एयर, मिसाइल सिस्टम्स को ज़्यादा लेंगे, और जो रेट्स हैं जो ये करते रहे हैं स्पेशल फोर्सेस का, वो लेंगे। अभी जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा इनकी मुश्किल होती है एनर्जी की, जो चाहिए जाड़ों में इनको गर्म करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, वो ऑलरेडी रशिया ने कैपिटल कर ही रखा है। जो बच गया है वो अब डर है यूक्रेन को कि रशिया अगर वो कर देगा तो हम क्या करेंगे। यूरोप देखिए उनका बुरा हो ही रखा है। जर्मनी में और बाकी जगह अगर आप देखेंगे, मैं उनके पेपर्स में देख रहा था, आप चाहे जिसमें भी उसमें देखिए, फ्रांस की मैं टीवी उसमें देख रहा था, जर्मनी में बाकी जगह लोग अब लकड़ियां लेके आ रहे हैं, जो हम किसी ज़माने में करते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, लकड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए, हम आगे बढ़ाए हैं और वो लोग आप देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस हालत में वहाँ सिचुएशन आ रखी है। तो वहाँ की जनता वास्तव में अब कह रही है कि भाई हुआ क्या, हमको मिला क्या है। जो नाटो ये सोचा था, नाटो बना था कि हम सिर्फ 1% अपने बजट का, जीडीपी का खर्च करेंगे डिफेंस के ऊपर, अब वो 3-4% पर जा रहे हैं। उनके हथियार, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो हथियार ही खत्म, रिजर्व भी खत्म हो गए। पोलैंड का देखिए,
पुलंड कह रहा है कि अगर एक फ्रंट खुल गया हमारा वहाँ से कहीं से भी रशिया ने अगर खुल दिया तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो आ गई हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं और यूक्रेन के लिए भी हो रखी हैं कि वो करे तो क्या करें। दूसरी चीज़, इनके जो मिसाइल्स और जो चीज़ हथियार आए हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ रहा है कि हम आगे और क्या दें, किस चीज़ पर। तो ये चीज़ें ले करके बढ़ती जा रही हैं। और रशिया का देखिए एक चीज़ें और जो बड़ी चीज़, हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, रशिया ने अभी एक उसने और धमकी दिखा दी नहीं, लेकिन जो 4 दिन की अपनी एक्सरसाइज की उसने, जिसमें उसने लॉन्ग रेंज और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली वॉरहेड वाली मिसाइल्स लेकर के उसने टेस्टिंग की है और पूरी लॉन्च से लेकर के एंड तक उसने पूरी टेस्टिंग कर ली है, मतलब अपनी तैयारी कर ली उसने। और वो डिप्लॉय कर रहा है इन मिसाइल्स को ब्लैक सी में। तो आप समझिए कि ब्लैक सी का मतलब ये हुआ कि अमेरिका का कोई शहर ऐसा नहीं है जो कि बचेगा, जो रेंज है उनके हिसाब से। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका भी ऑफ कोर्स कर रहा है, जो समय हमने बात की कि उसने नेवादा डेजर्ट में अभी टेस्टिंग की है। तो ये चीज़, इसका डर तो सबको बना रहेगा। मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि हमने एक बार पूरी डिस्कशन की थी न्यूक्लियर के ऊपर कि दोनों रिस्पॉन्सिबल देश हैं। डर जरूर दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर बटन के ऊपर हाथ आएगा। हालांकि आप देखिए पिछले उसमें जब चीन में गए थे बेल्ट BRI मीटिंग में पुतिन, तो न्यूक्लियर ब्रीफ केस आया था कि साथ में है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस हालात में पहुंचेंगे। लेकिन ये तो है। और अभी जो लड़ाई है बेसिकली ड्रोन्स और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा केंद्रित रहेगी, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पर ज़्यादा केंद्रित रहेगी। लेकिन बात वही है कि देखिए नुकसान अगेन सबसे ज़्यादा हो रहा है सिविलियंस का, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेन्स देखिए, भुखमरी वहीं की वहीं है जहाँ तक कि ये जाती थी। और एक और शहर है अद्वित करके है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, उसमें लग रहा है कि अब रूस कब्जा कर लेगा बजाय कि यूक्रेन के कुछ होने में। तो ये जो चीज़ें हैं, जापोरिजिया में कहा जा रहा था कि इनके पास बहुत यूक्रेन बढ़ेगा, बट कोई खास जापोरिजिया में भी बढ़ नहीं पाए हैं आगे। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन के हाथ में, नाटो के हाथ में पिछले 8 महीनों में कोई खास चीज़ ऐसी नहीं आई है जिससे कहा जाए कि कुछ हो रहा है। और हम ही नहीं कह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि तो बाकी देश भी कह रहे हैं, तो लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा कुछ हो पाएगा। और एक ही सलूशन है जो हम पिछले 2 महीने से हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि सलूशन यहाँ भी बातचीत है, मिडिल ईस्ट में भी इजराइल और वहाँ भी बातचीत है। तो बातचीत अगर हो किसी लेवल पर तभी जा कर के ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी, रुक पाएगी। नहीं तो अब मुझे नहीं लगता कि रूस 1 इंच भी पीछे हटेगा या यूक्रेन कुछ गेन कर पाएगा। और भारत लगातार यही कहता रहा है कि ये युग जो है युद्ध का नहीं है, बिल्कुल, और बातचीत के जरिए ही शांति का युग है और उसी से सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम शौर्यपथ। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी। सर, आप हमसे जुड़े, अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।